नमस्कार दोस्तों, प्रधानाध्यापक की बहाली परीक्षा का पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नियमावली से संबंधित। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रधानाध्यापक के क्या हैं और उनके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो प्रधानाध्यापक क्या है कि विद्यालय का प्रशासनिक प्रमुख यानी कि विद्यालय का सर्वेसर्वा प्रधानाध्यापक होते हैं। तो प्रधानाध्यापक जब पूरे विद्यालय का, पूरे कैंपस का हेड होते हैं तो उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो उनके गुणों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक, ये जो प्रधानाध्यापक हैं इनके गुण, तो एक होगा सामान्य गुण, दूसरा होगा शैक्षिक और तीसरा होगा प्रशासनिक। तीन कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया, एक सामान्य गुण, एक शैक्षिक गुण और एक प्रशासनिक। तो किसी प्रधानाध्यापक के लिए सामान्य गुण में क्या होना चाहिए कि सबसे पहली बात है कि आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। उसके बाद व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसके बाद इमोशन यानी कि संवेग, तो संवेगात्मक रूप से दृढ़ होना चाहिए, नैतिक रूप से दृढ़ होना चाहिए और उन्नत जीवन दर्शन से युक्त होना चाहिए। ये सभी सामान्य गुण हो गए। और शैक्षिक गुण में चूंकि प्रधानाध्यापक विद्यालय का सर्वेसर्वा होता है, तो शैक्षिक गुण में सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक को ज्ञाननिष्ठ होना चाहिए, मतलब उनको सभी आवश्यक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट मानसिक योग्यता वाला होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का, चाइल्ड साइकोलॉजी का वो ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षण व्यवस्था में निपुण होना चाहिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक को शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का निरीक्षण भी करना पड़ता है और उनमें जो कमियां होता है उसे सुधारने का उपाय भी बताना पड़ता है। तो शिक्षण व्यवस्था में निपुण होना चाहिए। भाषण कला, क्योंकि प्रधानाध्यापक प्रशासनिक प्रमुख है तो उनमें नेता का भी गुण होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि भाषण कला, क्योंकि जो भी आयोजन होते हैं उसकी अध्यक्षता प्रधानाध्यापक करते हैं, तो भाषण कला में निपुण होना चाहिए और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। जिस प्रोफेशन में है, टीचिंग में, उसमें व्यावसायिक रूप से निपुण होना चाहिए। तो ये सभी शैक्षिक गुण हैं। इसके बाद प्रधानाध्यापक का जो मुख्य काम है प्रशासनिक, तो प्रशासनिक गुण कैसा होना चाहिए। तो प्रशासनिक गुण में है कि कुशल संगठनकर्ता। सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है कि विद्यालय एक संगठन है, औपचारिक संगठन है, तो संगठन कर्ता होने में वो निपुण होना चाहिए। उसके बाद विद्यालय में कई अंग हैं। प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षक हैं, लिपिक हैं, शिक्षेतर कर्मी जो हमारे आदेशपाल हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं। तो इन सभी का नेतृत्व प्रधानाध्यापक को करना पड़ता है। तो ये गुण होना चाहिए, नेतृत्व की भावना उनमें होनी चाहिए, उनका गुण होना चाहिए। विभागीय ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय से जुड़े जितने विभाग हैं, चाहे प्रखंड स्तर के हों, चाहे जिला स्तर के हों, चाहे प्रमंडल स्तर के हों, चाहे राज्य स्तर के हों, उनको विभागीय ज्ञान होना चाहिए। सरकारी नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे
अभी अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। अब इसको शिक्षण में ढालना है, तो नीतियों का ज्ञान होना चाहिए प्रधानाध्यापक को कि जो नई नीतियां बन रही है उसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे इसको लागू करना है, क्या विभागीय निर्देश है ना। सरकारी योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय में अनेकों प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो उन सभी योजनाओं का ज्ञान होगा, तभी वो उससे जो संबंधित छात्र हैं, छात्रा हैं, उनको सही समय पर लाभ पहुंचाया जा सकेगा। मूल्यांकन कार्य में दक्ष होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक शिक्षक के रूप में शिक्षक तो अपने तरफ से मूल्यांकन के लिए सब प्रयास करता है, लेकिन उन सबका मॉनिटरिंग प्रधानाध्यापक के द्वारा होता है, तो मूल्यांकन कार्य में दक्ष होना चाहिए। तो ये सभी हम लोग 3 कैटेगरी में देखें कि प्रधानाध्यापक के क्या गुण होने चाहिए। आप विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं, उस विद्यालय के पूरे कैंपस को अपने मन में एक चित्र बनाइए, काल्पनिक चित्र, कि हमारा विद्यालय है तो विद्यालय में क्या क्या चीज है। उन्हीं सब चीजों से संबंधित आपके इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये प्रधानाध्यापक के जो गुण हैं, इसको आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। बहुत सारे गुण होते हैं और ये अपने मन में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा कि हाँ, प्रधानाध्यापक के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या गुण हैं, क्या उनमें जो दोष आता है कैसे सुधार किया जाएगा। और ये जरूर एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस प्रधानाध्यापक बहाली का जो नियमावली बनाया गया है वो अनुच्छेद 309 का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए देखते हैं स्कूल में क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग होते हैं और उनसे रिलेटेड किन किन बातों पर ध्यान देना है। विद्यालय, तो विद्यालय का कई प्रकार है। तो आप विद्यालय के प्रकार देखेंगे कि आसपास में आपके कौन कौन से विद्यालय हैं। ये चूंकि उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है, तो आप जो भी तैयारी करेंगे इस परीक्षा के लिए, वो किस आधार पर करेंगे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है अभी, वो किस पैटर्न से पहले बनाया गया, अभी का पैटर्न क्या है ना। तो विद्यालय का जो पहले पैटर्न बनाया गया था स्कूलिंग का 10+2+3, ये पैटर्न था, ये चेंज होकर अब हो गया है 5+3+3+4। अब इन दोनों में क्या अंतर है? पहले था कि 10 साल की सामान्य शिक्षा, उसके बाद 2 साल यानी कि ये इंटर, 10वां यहाँ लड़का पास करता था विद्यार्थी, उसके बाद 2 साल इंटर और ये 3 साल ग्रेजुएशन, ये हो गया इंटर। तो ये 10 साल मैट्रिक वाला, यहाँ मैट्रिक पूरा करता था और इसके बाद ये 10+2+3 का पैटर्न पूरा होता था। अब नई शिक्षा नीति में पैटर्न क्या लाया गया है? 5-3-3-4। तो इस 5 में क्या है? नर्सरी टू 2, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG 1 and 2, स्टैंडर्ड 1 और 2, ये 5 साल की पढ़ाई एक भाग में होगी। उसके बाद 3 to 5 यानी कि 3, 4, 5 इन कक्षाओं की पढ़ाई इस +3 में होगा। फिर उसके बाद 6, 7, 8 3 क्लास की पढ़ाई फिर ये 3 में होगा और 8 के बाद 9, 10, 11, 12
ये 4 कक्षाओं की पढ़ाई +4 में होगी। तो ये नया पैटर्न नई शिक्षा नीति पर आधारित है। इस पैटर्न से आधारित एक प्रश्न जरूर रहेगा पैटर्न पर, और पैटर्न में आपको ये सब बात जानकारी होना चाहिए कि नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 to 5 ये 3 के लिए है, 6 7 8 3 के लिए है, और 4 में कौन कौन है, 9 10 11 12। ये पैटर्न आपको जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति का पैटर्न है, और इसके विपरीत पूछेगा तो पिछला पैटर्न क्या था, 10 + 2 + 3 था, है ना। तो ये पैटर्न आपको जरूर देख लेना है। उसके बाद विद्यालय के कई प्रकार हैं, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, कल पिछले वीडियो में हमने बताया था। अपग्रेडेड है, जो रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बनाया गया था, और अभी अभी 9 सृजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए गए हैं, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक हाई स्कूल हो, ऐसा सरकार की प्रतिबद्धता थी। और उसको पूरा करने के लिए मध्य विद्यालय को, जहां संसाधन उपलब्ध थे, वहां पर चयनित करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल और +2 विद्यालय सरकार के द्वारा नवसृजित किया गया है। तो ये सभी विद्यालय, इसके अलावा अल्पसंख्यक विद्यालय है ना, और वित्त पोषित विद्यालय हैं। तो ये सभी प्रकार आप इसको जरूर देखेंगे, जानेंगे। अब चलिए, तो विद्यालय का पैटर्न हो गया, और विद्यालय में अब क्या क्या होता है। इसके बाद विद्यालय में प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रधानाध्यापक के बाद विद्यालय हो गया, उसके बाद प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षक है ना। तो ये शिक्षक की बहाली कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, तो इसमें आप कुछ पॉइंट जरूर देख लेंगे कि जो NCERT है ना, NCERT है, इसके नीचे है RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो NCERT के अधीन है। जैसा हम लोगों के क्षेत्र का RIE पड़ता है भुवनेश्वर, तो ये RIE है। इसके नीचे फिर आपका आ जाता है स्टेट का SCERT है ना। इसके नीचे आ गया जैसे CTE है ना। तो ये सभी, इसके नीचे हो गया जैसे डाइट है जिला में, है ना। तो ये सब क्या है, इन संस्थाओं के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। डाइट के नीचे आपका काम करता है, पहले काम करता था CRCC, है ना। तो ये सभी एक चैनल था कि कैसे प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, है ना। तो ये सभी देख लेंगे कि इसका क्या है फंक्शन। उसके बाद टीचर हैं, फिर लिपिक होते हैं, फिर आदेशपाल होते हैं, और टीचर के साथ विद्यार्थी होते हैं। तो ये टीचर और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेन चीज है ना। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, है ना। विद्यार्थी और शिक्षक कैसे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। अब है कि इसके बाद जैसे आपको प्रधानाध्यापक के रूप में इन सभी चीजों का मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे, है ना। बच्चों का क्लास का मैनेजमेंट कैसे होगा, रूटीन, खेल, है ना। को करिकुलर एक्टिविटी क्या है,
एक्टिविटीज क्या है ना, पाठ्य सहगामी क्रिया इसको बोलते हैं, क्रियाकलाप। तो ये सब क्या है, इसके बारे में आप जरूर खोज कर पढ़ेंगे, है ना। टीचिंग स्किल क्या होता है, टीचिंग स्किल क्या होता है ना। प्रधानाध्यापक के रूप में यदि आप क्लास में जाएंगे किसी शिक्षक का वर्ग निरीक्षण करने, तो आप कौन कौन से स्किल पर ध्यान देंगे, तो वो स्किल की जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना। आपको शिक्षा नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे मुदालियर आयोग क्या था, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग क्या था, है ना। इसके बाद आपको जानकारी होना चाहिए कि एनसीएफ क्या है, जब स्टेट में आता है तो बीसीएफ क्या है ना। तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, इसमें एनसीएफ 2005 का जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। बीसीएफ जो है बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ बनने के बाद ये बनता है, जैसे एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 जो अभी लागू हुआ है, तो एनईपी के बाद एनसीएफ बनेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। तो एनसीईआरटी उस पर आधारित बुक्स अपना छापेगा, फिर वो जैसे स्टेट में आएगा तो बिहार में आएगा तो बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। फिर इसके बनने के बाद एससीईआरटी किताबों का सब संग्रह करके किताब छपवाएंगे, है ना। तो ये एससीईआरटी का सब काम है ना। सिटी क्या है, प्रमंडल स्तरीय अभी है, कुछ जिलों में भी बनाया जा रहा है। तो सिटी प्रशिक्षण केंद्र है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। तो ये डाइट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। सीआरसीसी ये रिसोर्स सेंटर होता है, कई विद्यालयों का समूह होता है, संकुल संसाधन केंद्र, है ना। तो ये सभी बातें हैं, ये सभी बिंदु आपको चर्चा करना होगा। फिर इसमें आप प्रधानाध्यापक के रूप में आपको जानना होगा कि विद्यार्थियों को विद्यालय में कौन कौन सी लाभकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, साइकिल पोशाक योजना में कितनी राशि मिलती है ना। अभी जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको कितना पैसा पास होने के बाद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। इन सभी योजनाओं का जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए कि विद्यालय में जो संगठन है कि एसएमसी क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमडीसी क्या है ना, कि स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो ये सभी कमेटी क्या है, मीना मंच क्या है ना। छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। तो ये सभी चीज के बारे में आपको जानना होगा एज ए प्रधानाध्यापक, और ये सभी बातें ये परीक्षा में जरूर इसमें से रहेंगी। आपको ये भी जानना होगा कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं विद्यालय में, तो जो कुछ जो बच्चे होते हैं 5 से 10% जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो जिस तरह से कमजोर बच्चे आपके लिए समस्या होते हैं, उसी तरह प्रतिभाशाली बच्चे भी आपके लिए समस्या होते हैं क्लास मैनेजमेंट में। तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे। जो कमजोर बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए आप कैसे व्यवस्था करेंगे। तो ये सभी आपको, जो समस्या उत्पन्न करने वाले बच्चे हैं, ऐसे भी वर्ग में होते हैं जो समस्या उत्पन्न करते रहते हैं, जो विद्यालय छोड़कर घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, उसको स्कूल से जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे एज ए प्रधानाध्यापक। तो ये सभी बातें आप जब सोचेंगे और विद्यालय पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बिना तैयारी के ही आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। और रही बात कि साइकोलॉजी वाला जो सब चैप्टर है कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे आपका जीन पियाजे का जो नियम है, कोहलबर्ग का जो नियम है, तो ये सभी जो नियम है इसका हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लाएंगे अगले वीडियो में। और जो भी
बातें होंगी, हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, 5-7 दिन का समय है, इसी में लगन भी है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-7 दिन में ही ये अधिक से अधिक चीज़ों को वीडियो में लाया जाए और उसका लाभ आपको परीक्षा में मिल सके। तो इतना ध्यान से ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी तक नहीं जुड़ सके हैं उनको जोड़िए, उनको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने आप तक सीधे पहुंच सके। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को, जो गुरुजी इंग्लिश क्लासेज है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।